देखिए, वैसे तो मैं किसी पोस्ट पे नहीं बैठा हूँ जिससे कि आपको मैं किसी प्रकार का कोई ज्ञान दूँ, मगर कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए आपको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है और किसी न किसी से सीखने की ज़रूरत होती है। तो दरअसल ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी इस चैनल की पहली पॉडकास्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ। आपने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यूज़ देखा होगा। तो अगर एक डिफेंस सेक्टर की बात करें हमारे देश की, तो वहाँ हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जवान होते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा में होते हैं। कोई भी अधिकारी रैंक का जो भी आदमी होता है डिफेंस में, वो बहुत कम नंबर होती है, उनकी नंबर ऑफ अधिकारी जितने भी होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू जवान। ठीक है, तो हम जवान की बात करें तो एक जवान अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सेक्रीफाइसेस करता है, क्या क्या चीज़ें सीखता है, क्या क्या चीज़ें वो फील करता है अपने जर्नी के दौरान, अपने उस ड्यूटी के दौरान, वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो में आप पूरी तरीके से उसी की चीज़ के बारे में जानेंगे और कैसे आप आज के टाइम पे जवान बन सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होती है, वो सारी चीज़ें, कैसे आप फिटनेस बना सकते हैं, कैसे आप फिजिकली फिट रह सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर विवेक कुमार झा जी, जो CRPF में एक जवान है, एंड इनका इंटरव्यू करेंगे हम और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे ये अपना लाइफ, अपना दिनचर्या बिताते हैं एज ए CRPF जवान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। ये हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। हमें सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार पॉडकास्ट में करने भी जा रहा हूँ और आप ही के साथ कर रहा हूँ। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि मैं अपने चैनल का पहला पॉडकास्ट ही अपने देश के एक जवान के साथ कर रहा हूँ। तो क्या उनकी चीज़ें होती हैं, उनके दिल की क्या इच्छा होती है, आपको इस वीडियो के थ्रू जानने की मतलब आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो देखिए विवेक जी, आपसे मैं कुछ सवालें पूछूंगा, कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपसे कि जर्नी से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, हमारे यंगस्टर्स को कुछ मोटिवेशन मिले आपके थ्रू। सबसे पहली बात विवेक जी, आप बताइए कि आप अपना एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे दीजिए कि आपने इस जर्नी को स्टार्ट कैसे करा, आपने CRPF कैसे चूज़ किया, CRPF में आपका कैसे इंटरेस्ट आप करा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा बैकग्राउंड जो है वो डिफेंस रिलेटेड ही है। मेरे जो दो मामा जी हैं वो दोनों आर्मी से भी रिटायर हो चुके हैं और मेरे चाचा जी भी एक हैं जो CRPF में हैं। तो मतलब किस्से कहानियाँ अक्सर सुनने को मिलता था आर्मी का, CRPF का, फौज का, तो इंस्पिरेशन वहीं से मिला। और जो जहाँ तक CRPF ज्वाइन करने का बात है तो CRPF के नक्सल ऑपरेशन में ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने CRPF चूज़ किया। जनरली आपको CRPF में नक्सल ऑपरेशंस जो होते हैं, क्योंकि देखिए आप जब हमारे देश के अंदर जब नक्सल क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे वो कंट्री के अंदर ही होती है, देश में किसी पार्टिकुलर जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पे नक्सल, जितने भी नक्सलवाद होती है, नक्सल लोग होते हैं, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमारे देश के अंदर ही होते हैं, वो बॉर्डर पे नहीं होते, वो कहीं और दूसरे देश से नहीं आते, हमारे देश के अंदर ही होते हैं वो। तो उन सारे चीज़ों से टैकल हमारे CRPF के जवान करते हैं। जनरली CRPF के जवान ही जनरली टैकल करते हैं ना इन सारे नक्सलवादी। जी। तो आपको नक्सल ऑपरेशन में इंटरेस्ट था, इसलिए आपने CRPF ज्वाइन किया। आप किस साल में CRPF ज्वाइन किए थे सर? मैंने 2017 में ज्वाइन किया था। आप 2017 में ज्वाइन किया। आपकी एक जर्नी का छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार, जब आपने, आपका तो शायद फर्स्ट टाइम था, इन्होंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था CRPF के, GD का एग्जाम दिया था आपने जी। तो क्योंकि GD से ही सिलेक्शन होती है CRPF में। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जब ज्वाइन किया, ठीक है, जब आपने CRPF ज्वाइन किया तो उससे पहले आपकी कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ा होगा, तभी जाके आपको CRPF मिली। सबसे पहला होता है कि आपने रिटन एग्जाम दिया होगा, फिर फिजिकल एग्जाम दिया, फिर आपकी मेडिकल हुई होगी, उसके बाद आप सिलेक्शन आप प्रोसीजर होता है इसमें। हमारे देश में जब आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगर एक भी क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात है डिफेंस में जाने के लिए कि आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको फिजिकल देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपके मार्क्स बेसिस पे मेरिट बनता है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया अपना एग्जाम। तो आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो आपने जब अपना रिटन एग्जाम दिया तो आपको क्या कॉन्फिडेंस था, आपका क्या बिल्डअप था कि मतलब लेके आए तो कैसा लगा आपको कि हो सकता है, नहीं होगा, पता नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर होता है। अभी SSC GD का बात है तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी चेंज हो गया। जैसे हम लोग दिए थे तो उस टाइम पे पहले मेरा फिजिकल हुआ था। अच्छा, पहले आपका फिजिकल होता है, लेकिन अब तो पहले रिटन होती है फिर फिजिकल होती है। अब होता है कि अब पहले रिटन होता है फिर फिजिकल होता है, लेकिन हमारे टाइम पे था कि पहले फिजिकल हुआ था। तो फिजिकल का तैयारी तो हम लोग करते थे ग्राउंड में, हमारा ग्राउंड था, वहाँ पे ग्रुप भी था हमारा, वहीं पर तैयारी होती थी फिजिकल की।
तो ऐसे रिटन का तो हम लोग तैयारी करते थे, ऐसे जीडी बोल के नहीं करते थे, मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी करते थे। फिर जब हमारा फिजिकल हो गया तो हमको टाइम मिला 3-4 महीने का, बीच में गैप रिटन का। तो उस बीच हमने 4-5 दोस्त मेरे और भी हैं जो अभी सर्विस दे रहे हैं अलग अलग कोर्स में, तो हम लोग साथ में ही पढ़ाई वढ़ाई करते थे, सेट वेट बनाते थे रिटन के लिए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके रिजल्ट आई, जब आपकी मेरिट में रिजल्ट आई, तो आपको कैसा फील हुआ? हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होती क्यूरियोसिटी होती है कि जब रिजल्ट डे होगा आपका, तो आप सोच रहे हैं क्या आएगा, नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कन्फ्यूजन तो होती है, सेल्फ डाउट तो होता ही है। जी जी। तो हमारे टाइम पे ऐसा था ना कि हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था, रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन था, तो और हमको क्वेश्चन पेपर भी मिला था। अच्छा। उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन में दे दिया जाता था, उसके बाद शायद हमारे बाद ही बंद हो गया देना और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे। तो ऐसे ऑफलाइन मिल ही गया था क्वेश्चन पेपर, तो उसी टाइम हम लोगों ने घर पे आके नेट वेट से चेक कर लिया था अपना। जैसे मैथ रीजनिंग तो पता चल ही जाता है क्या गलत है क्या सही है। तो अप्रॉक्स 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था जिसमें मेरा स्कोर 81 हुआ था। उसमें आंसर की नहीं था, खुद ही चेक कीजिए। तो घर आके मैंने जब अपना मतलब काउंट किया नेट वेट से, तो मेरा 75 से एबव आ रहा था। तो मेरे को मतलब भरोसा था कि रिटन का आ जाएगा और मेरिट भी बन जाएगा। खैर आप तो अब ज्वाइन भी कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ज्वाइन 2017 में ही कर चुके हैं। 8 सालों से हमारे देश में एज ए सीआरपीएफ जवान ये सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरी जनता पूछना चाहती है आपसे, कि एक सीआरपीएफ जवान जो वहाँ ड्यूटी करता है, क्योंकि जो भी अधिकारी रैंक के लोग वहाँ पे होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं आपके, वो उनको तो खैर अपनी ऑफिसेस ड्यूटी करनी होती है, आप जवानों की कैसी केयर टेकिंग करनी है, सारी चीज़ें होती है, आपको सिर्फ कमांड्स मिलता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो आपकी जो दिनचर्या होती है उसमें मेरे कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद आपको क्या लगा? आप ट्रेनिंग गए होंगे, सबसे पहली बात कि मैं ये सुना हूँ कि इंडिया की जवानों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो अगर आप वज़न अगर 60 kg लेके जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान आपका वेट 45 kg तक आ जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है। क्यों? देखिए, वज़न जो होता है वो मेन टारगेट होता है हैरेसमेंट से टूटता है आदमी का। ऐसे डाइट कम करने से भी होता है, पर मेनली रीजन हैरेसमेंट से ही होता है। और जो हमारे यहाँ पे डिफेंस की जो ड्यूटियाँ है उसका एक्सपीरियंस आपको ट्रेनिंग में करना पड़ेगा, नहीं तो इन द ड्यूटी आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सब कुछ सिखा दिया जाता है, पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है, ताकि टाइम आने पे ऐसा ना लगे कि जैसे किसी को ड्यूटी के दौरान पहाड़ी पे चढ़ना है, बर्फ़ में जाना है, नाले में घुसना है, तो ऐसा ना लगे कि ये पहली बार वो कर रहा है। इन सब चीज़ों का अनुभव निचोड़ 1 साल में उसको दे दिया जाता है बेसिक ट्रेनिंग में। मतलब आपको पूरे के ट्रेनिंग के दौरान आपको सारे ड्रिल सिखा दी जाती है जो आपको आने वाले टाइम्स में ज़रूरत पड़ सकती है। जी जी। अब आप बताइए कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस था उस ट्रेनिंग के दौरान? हम लोग का जैसे रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग सेंटर हम लोग का मोकामा घाट था, GCCRPF मोकामा घाट। तो पहले मोकामा घाट में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन उस टाइम क्या था कि रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ पे एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया और वहीं पे हम लोग का बेसिक ट्रेनिंग हुआ था। 600 या 700 हम लोग थे एक बैच में। 600-700 जवान आप वहाँ पे थे जिनकी ट्रेनिंग हाँ। उस टाइम पे मोकामा घाट में हुई थी। जी जी। अब देखिए, अब बताइए कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये मैं बता दूं कि कुछ ड्रिल्स जो ऐसी होती है सिखाई जाती है हर एक जवान को जी जी। पूरे अपने उस ट्रेनिंग के दौरान। तो ऐसा कुछ ड्रिल जिसमें आपको लगा कि इसको करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा हो, इसको करने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ इस ड्रिल को करने में थोड़ा कठिनाइयाँ आपको क्या आपको ऐसे बहुत सारे कितने जवानों को हो रही होगी? जी जी। देखिए, जैसे कि हम लोग होता है जो अपना फिजिकल का जो टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेनिंग में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आती है, जैसे रनिंग करना, पुशअप करना, सिटअप करना, बीम करना, और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। जैसे जनरली कोई रास्ता चढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करता है घर पे, वो सिखाया जाता है, कराया भी जाता है। और एक होता है हम लोग का BOAC, उसको बोलते हैं बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स। जैसे कि वार जोन में आप है तो किसी का आप पीछा कर रहे हैं, तो रोड पे तो पीछा करते नहीं हम लोग, जनरली हमारा ऑपरेशन पहाड़ी एरिया में होता है, तो वहाँ से नाला भी आ सकता है, आपको रस्सी पकड़ कूदना भी पड़ सकता है, तो उसी से रिलेटेड होता है BOAC। उसमें आपको दीवार चढ़ना पर उसका टाइमिंग होता है कंप्लीट करने का, ऑप्टिकल भी होता है उसमें। जैसे हमारा होता है, समझ लीजिए बाधा दौर होता है, बाधा दौर आपने लोग देखा होगा, उसी टाइप का होता है।
इसमें आपको दीवार चढ़ के उतरना पड़ेगा, फिर रस्सा चढ़ना पड़ेगा, फिर क्रॉल करके जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि वाधा दौड़ जिसे कह रहे हैं, उसका मतलब होता है कि आप जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको, उस पूरे ट्रेनिंग के रास्ते पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे जिनको आप लेवल वाइज पार करना पड़ता है आपको। वही होती है बाधा जिसको बोलते हैं। उसमें है कि रनिंग भी करना है आपको, ऑप्टिकल भी क्रॉस करना है, वो भी टाइम के अंदर। ऐसे जनरली सिर्फ रनिंग नहीं करना, ऑप्टिकल क्रॉस कीजिए, रनिंग भी कीजिए और टाइम के अंदर भी आइए। तो ये थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगा था। ये बात तो ये आपकी ट्रेनिंग की हो गई। अब मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपको ये बता दूं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना अब मुश्किल होता जा रहा है हमारे देश में। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सरकारी नौकरी हर कोई, तो मैक्सिमम आदमी जिनको मिली हुई है और जो कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा त्याग कोई, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कोई करता है तो वो हमारे देश का एक सोल्जर करता है। हमारे देश का एक सोल्जर अपने पूरे जीवन काल में इतनी त्याग करता है कि हम और आप उस त्याग से झेल नहीं पाएंगे, और हम और आप उस तरीके से ट्रेन नहीं किए जाते कि उस त्याग को झेल पाए। क्योंकि एक सैनिक अपने परिवार से दूर, अपने फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर सीमाओं पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो सैक्रिफाइस को लेकर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, जब आप ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पर रहते हैं तो आपको आपका परिवार का आपको याद नहीं आता? क्या आपकी फैमिली को आपको याद नहीं आती? फैमिली का याद आता है, परिवार का सबका याद आता है ड्यूटी में, पर ड्यूटी में फोकस रखना भी ज़रूरी है उस टाइम, क्योंकि ऐसे वार जोन में आप अपना माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। तो फैमिली का मैनेज करना पड़ता है उसमें। अब जॉब नौकरी ऐसी है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा आपको। डिफेंस सिस्टम है, आपके पीछे पूरा देश चल रहा है। जब आपने सीआरपीएफ ज्वाइन किया तो अब अभी तक पूरे 8 साल की ड्यूटी में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा हो कि प्राउडली कि हाँ, हम सीआरपीएफ के जवान हैं और मुझे इस चीज़ से प्राउड हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है मुझे इस बात से? सम्मान मिलता है लोगों से भी। अगर कोई भी जब वर्दी में गुजरे तो आदमी एक सम्मान की नज़र से जरूर देखता है। जैसे बच्चे हैं, सलूट मारते हुए जाते हैं, तो वैसे मेरे साथ कई बार हुआ है। किसी ड्यूटी में अगर कहीं पे है, खड़े हैं, तो लोग का नज़रिया ये नहीं है कि कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, वो सम्मान की नज़र से ही आपको देखेगा। कुछ नहीं तो आपके लिए पानी जरूर लेके आएगा, सर पानी पी लो। और कोई भी ऐसे नहीं बात कर सकता, वो सर ही बोलता है, उसको नहीं पता कि मतलब ये किस रैंक का है। उस फौज का आदमी का यही मतलब, सिविल लोग का नज़रिया यही है, सम्मान मिलता है। और कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। देख, जवान देश के लिए बहुत कुछ नहीं करता, वो सब कुछ करता है अपनी ज़िंदगी में, वो जो देश के लिए। सबसे बड़ी बात है, हम सम्मान की बात करें, नज़रिए की बात करें, तो हम हमारे देश में लोग जवानों की बहुत ज़्यादा सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे देश में वो जवान हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं करता है जो हम और आप इंडिविजुअली कर लेते हैं। लेकिन एक जवान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस ही करता है, और वो भी हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए। तो इसी बात से हम आपको एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आप ड्यूटी करते हैं, जब आपने ट्रेनिंग किया, ड्यूटी करने गए, तो एक तो आपको हो गया कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है, और ऑब्वियस सी बात है आपको, आप जैसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए जो देश सेवा में लगे हैं। तो एक चीज़ जो आप लगा, जब आपने ट्रेनिंग किया, जब आप ड्यूटी पे गए, जो भी जिस भी आप कंपनी में हैं, उस कंपनी में को जब आप कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में भेजा गया, किसी नक्सल वाले क्षेत्र में भेजा गया, आपने छत्तीसगढ़ और बस्तर जैसे जगहों पर भी ड्यूटी किया है, तो कैसा फील होता है जब नक्सलवाद जैसे क्षेत्रों में आप काम करते हैं? तो वहाँ के लोगों को कैसा डर रहता है अंदर में, आपसे क्या सुरक्षा मिलती है उनको, तो कैसा फील होता है? जैसे कि सीआरपीएफ में कि किसी एरिया में पोस्टिंग होती है, 3 थिएटर माना जाता है, LWE, NE और JNK। तो कहीं पोस्टिंग करने से पहले प्रॉपर आपको ट्रेनिंग किया जाता है। अगर आप थिएटर चेंज कर रहे हैं तो आपका एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। जैसे मेरा पोस्टिंग हुआ था जैसे बस्तर बीजापुर में, तो हम लोगों ने किया था 35 या 40 दिन का हमारा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ था, जिसमें आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे टेरन कैसा है, ड्यूटी कैसे करना है, ऑपरेशंस कैसे करने हैं, वो सब मतलब सिखा दिया जाता है पहले से ही। तो फिर भी ग्राउंड का अनुभव, ग्राउंड होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो पहले तो थोड़ा अजीब लगता है ग्राउंड में जाने पे, पहाड़ी, नदी, नाला, खतरा सब कुछ रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे 2-4 बार फिर हो जाता है सब सही। तो मान के चलिए कि आपने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वापस अपनी कंपनी में शाम होते हुए आए, तो उस टाइम पे थोड़ा आप टायर्ड फील करते हैं आप जैसे, और सारे जवान टायर्ड फील करते हैं, तो ऐसे आप एक दूसरे में कैसे मोटिवेशन बनाए रखते हैं कि हाँ मुझे, एक दूसरे में ऐसा ऊर्जा रहता है कि जो एक दूसरे से अच्छे से बात करे? जो हमारी ड्यूटी ऑपरेशन जनरली 25-30 किलोमीटर होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो हमारा ट्रेनिंग होता है उसमें हमको ड्यूटी से हार्ड करा दिया जाता है। ड्यूटी में शायद हमको नहीं लगता कि उतना कभी चलना पड़े जो ट्रेनिंग में हम लोग चल चुके हैं।
तो मतलब ये रहता है कि मैं इससे ज़्यादा हार्ड काम भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ट्रेनिंग में 40 किलोमीटर का मार्च कर रखा हूँ एक साथ में। एक साथ आपके पीठ पे आपका बैग रहेगा, सब कुछ रहेगा, पानी वानी, कैसे मतलब ऑपरेशन में जाते हैं उस टाइप से हमारा 40 किलोमीटर का रूट मार्च हुआ था। तो जैसे ड्यूटी में हम लोग जाते हैं तो ये रहता है कि हाँ मैंने तो 40 किलोमीटर चला है, इतने से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। मतलब जवान एक मेंटली फिट होता है कि हाँ मुझे कभी भी ऑर्डर आ सकती है और हम मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। आप 40 किलोमीटर का रूट मार्च करके आए हैं और फिर आपको अगले 40 मिनट में फिर ये मिले कि आपको 50 किलोमीटर भी और करना है, तो आपको फिर जाना पड़ेगा और उसी एनर्जी के साथ जाना पड़ेगा और जवान जाएगा भी उसी एनर्जी के साथ। और मतलब ये प्राउड की बातें हैं, हर इंसान तो नहीं कर सकता है, ये मतलब दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग में सोचिएगा हम थक गए तो थक गए। और आम आदमी के लिए है कि यही चीज़ बहुत हार्ड है। आम आदमी एक बार मार्केट जाता है, अगर घर आ गया तो उसका कुछ छूट जाता है तो सोचता है दोबारा मार्केट नहीं जाऊंगा, लेकिन जवान जाएगा। चलिए अब कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े बहुत आपको भावुक करेंगे, मगर एक होता है ना कि हर इंसान की क्यूरियोसिटी होती है लोगों के बारे में जानने की, जवान के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि एक जवान जो वहाँ पर रहता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर है, बच्चों से दूर है, अपनी वाइफ से दूर है, तो क्या आपको उनकी याद नहीं आती, फैमिली को याद नहीं आता, बच्चों का याद नहीं आता कि कैसे रह रहे होंगे ये, मैं यहाँ दूर हूँ, उनसे काफ़ी मिल नहीं पाते हैं महीनों सालों भर। जैसे कि हमारा छुट्टी का है तो ज़्यादा ज़रूरी काम करने पे जनरली छुट्टी मिल जाती है। और ऐसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूटी के कारण, परेशानी के कारण आप नहीं आ पाते, तो ऐसा हम लोग भी मानते हैं, होता है। लेकिन अभी तो मोबाइल आ रखा है तो हाल खबर मिल जाता है, घर पे क्या है, सब ठीक है, तो हो जाता है। नहीं मान के चले कि कुछ पास तो टाइम ठीक है, मैं समझ गया कि मोबाइल फ़ोन से है तो आप वीडियो कॉल्स कर लिए, कॉल कर लिए, बात कर लिए। कभी आपकी कोई ऐसी स्टोरी जिसमें आपको लगा हो कि आपके पास फ़ोन भी है लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपकी ड्यूटी तो कहीं भी हो सकती है, हर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे नेटवर्क अवेलेबल हो, तो कुछ ऐसा स्टोरी जो आपको याद हो कि हाँ मुझे। एक बार क्या हुआ कि हम लोग का जो कैंप था, जिस टाइम में बस्तर के कोर एरिया में पोस्टेड था, तो उस टाइम हम लोग एक नया कैंप इस्टेब्लिश कर रहे थे, बना रहे थे। तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, उस मतलब गांव में बिजली भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं, बहुत क्षेत्र है ऐसे। अभी तो डिस्कवर ही हो रहा है, अभी तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो भी ऐसे बहुत एरिया है जहाँ पे ये सब की सुविधा नहीं है। तो हम लोग का कैंप वहाँ पे बन रहा था, तो नेटवर्क लगाने की बात चल रही थी उस टाइम तो, लेकिन वो तो टाइम लगता है उसे बनाने में, महीने, 3 महीने 4 महीने। तो हम लोग क्या करते थे ना, डोंगल खरीदा था हमने, छोटा सा आता है डोंगल, उसको क्या पन्नी में डालते थे, रस्सी बांधते थे और पेड़ पे लटका देते थे ऊपर, फिर उससे कनेक्ट कीजिए, 1-2 नेटवर्क आता था। तो आप हाँ, वो भी ऐसे नहीं कि आप ऐसे घूम रहे हैं, कुर्सी बैठे चाय पी रहे, बात कर रहे हैं, आपको एस्टेब्लिश होना पड़ेगा ऐसे एक जगह पे। वो नेटवर्क एक आएगा, फ़ोन लगाइए, बात कीजिए, वहीं पे खड़े बात कीजिए, वहीं पे कॉल कटेगा। परेशानी है तो हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन जवान बहुत ज़्यादा परेशान अपनी ज़िंदगी में होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो एक सवाल ऐसा है कि मतलब आप अपने ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा आपको लगा किसी ऐसे क्षेत्र में आप हो जहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको देखने के बाद आप थोड़ा भावुक हो गए हो, आप थोड़ा इमोशनल हो गए हो कि ये गलत हो गया, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए था, मतलब कोई ऐसा आपके साथी जो कोई जवान जो शायद आज आपके बीच नहीं हो, उनकी कुछ यादें? ऐसे तो न्यूज़ चैनल में आते रहते हैं, आईडी ब्लास्ट की खबरें आती है, टेररिस्ट अटैक की बातें आती है, तो ऐसे तो सुनने को मिलता रहता, तो मन तो दुखी होता ही है कि हमारे देश के नागरिक को नुकसान हो गया, जवान को नुकसान हो गया। तो एक इंसिडेंट है कि हम लोग बस्तर में पोस्टेड थे, बीजापुर में, तो कंप्लीट नक्सल वाली एरिया। हाँ, कंप्लीट एक नक्सल एरिया। तो हमारा लास्ट टाइम चल रहा था, ट्रांसफ़र का टाइम हो गया सबका, हम लोग जो हमारा टेन्योर था 3 ईयर का, वो कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मैं ट्रांसफ़र आ गया और से वो भी ट्रांसफ़र आ गया। तो एक सर थे हमारे, उनका भी ट्रांसफ़र हो रखा था, तो भी निकलने ही वाले थे 10 दिन में, 12 दिन में उधर से ही। तो वो ड्यूटी गए, वो उनका ना आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया। तो फिर हम लोगों को फ़ोन से पता चला तो बुरा लगा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग उनके साथ में रहे हुए थे, साथ में उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ था हमारे साथ में। और उससे भी ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब ऐसे सिचुएशन में हम लोग थे नहीं वहाँ पे। जैसे ड्यूटी अगर वहाँ होता तो साथ में मैं भी ड्यूटी गया होता उनके, तो नहीं था, तो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा था।
तो अब एक सवाल जो सारे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जब आपने ड्यूटी किया, आपने तो नक्सल वाले क्षेत्रों में भी ड्यूटी किया, आपको नक्सल वाले में इंटरेस्ट के, नक्सल ऑपरेशन के इंटरेस्ट की वजह से भी आप सीआरपीएफ में आए थे, तो कभी ऐसा कोई ऑपरेशन जिसको आपने टैकल कर किया हो और आपको डर लगा हो कि हाँ मतलब यहाँ थोड़ा रिस्की हो सकता है मेरे लिए? देखिए, जैसे कि हमारे में सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि अगर आप कैंप से बाहर ड्यूटी जा रहे हो तो गेट से एक कदम आगे रिस्क है। अब वहाँ से आप जहाँ तक जाओ, जब तक कैंप लौट नहीं रहे हो तो रिस्क है। अपने माइंड में रखना है, अलर्ट हमेशा रहना है, एवरी टाइम अलर्ट। जो हम पोजिशनिंग भी राइफल की जो होती है वो अलर्ट में ही रखते हैं, डर नहीं लगता। भले थकावट हो सकती है लेकिन एक जवान ड्यूटी में ऑपरेशन में डरता नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई जवान डरता नहीं है ड्यूटी में। कोई नहीं डरता। थकावट हो सकती है, प्यास लग सकता है, ये सब हो सकता है क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, और लेकिन डरता कोई नहीं है। इस वर्दी का पहनने का वो ताकत है उसके अंदर की। ये वर्दी का प्राउड ही है कि कोई डरता नहीं है। चलिए अब इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल कुछ तो मैं आपके कुछ जो भी आपके सवाल थे मैंने पूछे, बट कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे सब्सक्राइबर आपसे पूछते हैं कि आपने जब ज्वाइन किया तो अभी क्यूरियोसिटी ये लोगों की होती है ना कि क्योंकि अब तो जो फॉर्म्स आती हैं उस पर भी देखिएगा कि आप पहले ही लिखा रहता है कि आपको बेसिक पे आउट कितना होगा नहीं होगा, तो एक सीआरपीएफ जवान को कितना पैसा मिलता है? जैसे एसएससी जीडी से वैकेंसी जो फिल होती है तो पे लेवल 3 में होते हैं। पे लेवल 3 का बेसिक पे अप्रॉक्स 21,700 से शुरू होता है। उस पर डीए काउंट कर लीजिए आप अपना, राशन मनी मिलता है और आपको एरिया के हिसाब से रिस्क अलाउंस मिलेगा। जैसे हार्ड एरिया में पोस्टेड तो ज़्यादा मिलेगा, उससे कम है थोड़ा कम, उससे कम थोड़ा कम। एरिया से मुझे एक बात याद आया कि जब आप पोस्टेड होते हैं किसी नए एरिया में, जैसे आपने बोला कि आपका पहला ट्रेनिंग जो आप पहली बार ज्वाइन किए तो आपको बीजापुर बास्तर में आपको ड्यूटी मिला, काफ़ी नक्सल वाली क्षेत्र है, तो आपको वहाँ उस हिसाब से ट्रेनिंग दी गई होगी उस कैंप के अंदर। लेकिन जैसे ही अगर आपको वहाँ से स्विच करके जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है या किसी ऐसे जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे शायद नक्सल की बातें कम हो और नॉर्मल सिटीजन्स के बीच आपको रहना है, तो उस हिसाब का ड्रिल आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको। जैसे कि आप एसएससी जीडी से रिक्रूट होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, तो पहले तो आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा जो 9 महीने का होता है। उसके बाद टाइम पे आपको ट्रेन किया जाता रहता है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, ये सब मिलता रहता है। और पोस्टिंग का जहाँ तक सवाल है तो जैसे जम्मू कश्मीर एरिया है, असम का क्षेत्र है, मणिपुर का क्षेत्र है और झारखंड छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, तो तीनों जगह की ड्यूटियाँ अलग है। यहाँ की ज़मीन अलग है, ड्यूटी अलग है, तो आपको तीनों जगह पे जो ड्यूटी शुरू करने से पहले ट्रेनिंग सेंटर जाके प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि यहाँ पे क्या ड्यूटियाँ है, उसके हिसाब से आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। देखिए जब आप ट्रेनिंग में गए थे तो ट्रेनिंग में बहुत ऐसी होती है, कुछ किस्सा ऐसी होती है जब पहली बार होती है कि यंग होता है, उस टाइम पे यंग ब्लड होते हैं, कुछ गए कुछ गलतियाँ कर दिए तो सीनियर्स आपको ट्रीट करते हैं। और काफ़ी अच्छे भी सीनियर्स हम डिफेंस में देखे हैं कि अच्छे सीनियर्स भी होते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो कि काफ़ी मज़ेदार, जिसको आज भी अगर आप 8 साल बाद भी सोचते हैं ट्रेनिंग के तो थोड़ा आपको हंसी आती होगी उस चीज़ को सोचने? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, ट्रेनिंग के भी है, ड्यूटी की भी है, लेकिन एक किस्सा जिसको अभी भी याद करके हंसी आ जाता है और हम लोग उनसे बात करते हैं तो उनको भी हंसी आ जाता है। तो ट्रेनिंग में हम लोग थे, जैसे ट्रेनिंग में संडे का दिन था, चेक रोल कॉल होता है शाम को सभी को फाइलिंग किया जाता है, काउंट किया जाता है, सारे प्रेजेंट है या फिर मतलब हाल चाल लिया जाता है और कल का आदेश वादेश जो होता है बता दिया जाता है। संडे का दिन था, सभी सोए हुए थे। सोए तो फौज में तो यही है कि टाइम से 15-20 मिनट पहले सब उठते हैं, ट्रेनिंग में शरीर थका हुआ रहता है, उठते जल्दी तैयार हुए निकल लिए अपने ग्राउंड में। तो ऐसे हम सब उठ गए तो सब अपना बाथरूम में तैयार होने लगा। तो एक लड़का था, वो उसका हाइट वाइट छोटा था, शरीर का दुबला पतला था। तो स्लीपिंग बैग जब ओढ़ के सोता था ना तो आपको लगेगा कि कोई नहीं सोया, बस स्लीपिंग बैग से बिछा हुआ है। तो सोया हुआ था तो हम लोग को पता नहीं चला और हम लोग तो ध्यान में नहीं दिया, जल्दी में सब निकल गए ग्राउंड में। तो ग्राउंड में पहुंचे तो काउंटिंग हुआ तो सभी प्रेजेंट थे, पर हमारे स्पॉट का कम पड़ रहा था। फिर हमने आपस में देखा तो पता चला वो तो है नहीं। फिर हम लोगों ने आपस से पूछा कहीं गया, किसी को बताया गया, तो बोला कहीं नहीं बताया गया। उसी में से एक को बोला अरे ये लगता है वो सोया रह गया, कोई देखा नहीं उसको। हम लोगों ने जो हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर थे उनको बोला कि सर लगता है वो सोया रह गया। तो अभी थोड़ा टाइम था, बोले ठीक है तुम सारे जाओ, उसको कंधे पे उठा के लेके आओ, चारपाई सहित उठा के लेके आओ। तो चारपाई सहित तो नहीं लाया, ऐसे उसको उठा के कंधे पे लेके आए थे। तो आज भी याद आता है, वो मिलते हैं हमसे, मुलाकात होती है, कॉल पे भी बात होती है, तो अगर बोल देंगे तो उनको भी हंसी आ जाता है, हमको भी हंसी आ जाता है।
तो कुछ इससे मतलब कभी कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जवानों के बीच, ट्रेनिंग के बीच, जो आपको हंसी आज भी दिलाती है। और एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सीआरपीएफ जवान में जब ड्यूटी करते हैं तो ऐसे तो आपने बताया कि कोई जवान डरता नहीं है अपने लाइफ में, बट हम ये समझते हैं कि आप डरते नहीं इस चीज़ से कि आप नक्सलवादों से नहीं डरते हैं, टेररिस्ट से नहीं डरते हैं, मतलब ऐसे लोगों से नहीं डरते हैं जनरली जो देश के बारे में बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। एक चीज़ जो आप कभी ऐसा फील किया जब आप ड्यूटी के दौरान की कुछ ऐसी अब नॉर्मल एक्टिविटी या फिर थोड़ा सा भूतिया टाइप कुछ, जब ड्यूटी पे हो आपकी कुछ गलत साउंड सुन रहा है, कुछ गलत चीज़ें आपको सुनने को मिल रहा हो, मतलब थोड़ा होता है ना, अब नॉर्मल कुछ एक्टिविटी हो रही है और आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ गलत है आसपास में? जैसे नाइट को जो ऑपरेशंस होते हैं जंगल में, तो जंगल तो सुनसान रहता है और सभी अलर्ट ही रहते हैं नाइट को। तो कभी कभी क्या होता है कि हाथी आ जाता है, जंगली हाथी आ जाता है। तो मतलब उधर से आवाज आएगा तो फिर लगता है अंधेरा हो रहा, क्या दिखाई दे नहीं रहा, और टॉर्च हम लोग जलाते नहीं हैं, अंधेरे में बोले गिर जाए टॉर्च नहीं जला सकते, लोकेशन पता चलता है। तो हाथी का एक तो होता है, या फिर कोई बगल से कुत्ता निकले तो लगता है कोई आदमी जा रहा। तो अलर्टनेस, माइंड, मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। एक जवान को अपनी जिंदगी में अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट ही रहना, डिसिप्लिन के हिसाब से। डिसिप्लिन और अलर्ट हमेशा जरूरी है। चलिए, ये तो बात हो गई कि आप डिसिप्लिन ट्रेन से रात में आपने ट्रेनिंग करते, जब रात में आप किसी ऑपरेशन पे जाते हैं तो मतलब आपके पास कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स तो जरूर होगी जिससे आप ट्रैवल करते हैं। हमने ऐसा अक्सर फिल्मों में देखा है कि कुछ वो ग्रीन ग्लासेस होती है जिससे लोग नाइट विजन जिसको बोलते हैं, नाइट विजन क्या ग्लास होती है, तो ऐसा इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं क्या ड्यूटी के दौरान? जैसे नाइट विजन का जहाँ तक बात है, वो सर में जो लगाते हैं वो, जैसे आप किसी रूम में इंटरवेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ठीक रहता है। जैसे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया, सामने टारगेट हाउस जो है उसमें गए तो अंधेरा कर देते हैं, तो उसमें वो काम आता है। लेकिन जनरली अगर आप नक्सल ऑपरेशन की बात करें तो उसमें उसको कैरी नहीं करते हैं नाइट को, और नहीं करना चाहिए कि उसमें वो लाइट आएगा तो वो जंगल का तो एरिया खुला है, तो आपका पोजीशन पता चल जाएगा कि ये कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तो जनरली नक्सल ऑपरेशन में यूज नहीं होता। जनरली जो मैं आपको नक्सल ऑपरेशन की बात आपने की, तो नक्सल ऑपरेशन के अंदर क्या मतलब आप जितना डिसिप्लिन और एक्टिव रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं अपने ऑपरेशन को लेकर, क्या नक्सलवाद भी उतनी ही एक्टिव रहती है आपको लेकर? नक्सली का जहाँ तक सवाल है तो उनके साथ एक बेनिफिट ये है कि ज़मीन उनका है, टेरेन उनका है, उनको पता है कहाँ पे नाला है, कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे कौन सा पेड़ है, हर एक रूट उनको पता है, हर एक रूट उनको पता है। और उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंस सिस्टम उनका काफ़ी बेहतरीन है। तो वो इन सब में उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ज़मीन का उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ज़मीन का नॉलेज का बात है तो हम लोग ऑफ प्लान मैप के हिसाब से करते हैं। तो मैप में क्या है कि कभी मैप तो पुराना रहता है, मान लीजिए जहाँ पे कोई रास्ता था, हो सकता है वहाँ पे नाला आ गया होगा, अभी 4-5 नए पेड़ उग जाए, वहाँ पे झाड़ी आ जाए, तो हम लोग ऐसे मैप के हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन वो लोग है कि वहाँ पे जाके रह के प्रैक्टिस करके प्लान करते हैं, तो उनको ज़मीन का फ़ायदा मिलता है। एक सवाल है कि सीआरपीएफ जब आप ड्यूटी करते हैं और आपको जब किसी ऑपरेशन पे जाना होता है तो आप ऐसा होता है कि कमांड कर रहे हो, कोई तो आदमी होगा जो कमांड कर रहा होगा पूरी टीम को, तो उस टाइम पे कौन आपको कमांड करते हैं? ऐसे हमारे तो कमांडर रैंक वाइज डिटेल होते हैं, लेकिन अगर कोई जवान भी केवल है और वो अपने से बाद वाले जवान से एक दिन का भी सीनियर है तो कमांड वो करेगा। एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हम और आप है, ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिविलियंस को और जवानों का, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब जवान के ऊपर सिविलियंस बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, कुछ करना शुरू किया, लेकिन जवान जो है स्ट्रिक्टली वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लेता है। तो क्या डिफरेंस है एक जवान में और एक इतने चीज़ों के? जब देखिए, जो जवान होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग तो होते भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर पर्सनली मेरे को लगता है, शायद है भी, रियलिटी भी है, कि एक सिविलियन और एक जवान में पेशेंस का बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि एक जवान के अंदर बहुत बड़ा पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, जितना क्षमता है उसका उससे कहीं बढ़ के वो धैर्य रख सकता है, संयम बरत सकता है। और एक सवाल देखिए कि जब आप ड्यूटी पे गए, जब आपने ट्रेनिंग किया, ड्यूटी किया, ज्वाइन किया और बहुत सारे जगहों पर ड्यूटी की, तो आपके पास तो गियर होंगे, आपके पास जो भी आपका गियर होगा आपको तो ऑब्वियस बात है मिली होगी, आपको इश्यू हुआ होगा। तो जो भी आपको गियर मिली है उसमें आपको सबसे पसंदीदा गियर कौन सा?
जो भी आपकी इक्विपमेंट है, हथियार हैं, इसमें सबसे ठीक है, पर्सनली मेरे को सबसे अच्छा लगता है AK-47। जनरली सब जवान को यही लगता है कि AK-47 सबसे खूबसूरत गन और है भी। AK-47 सबसे अच्छा राइफल वार कंडीशन में है, क्योंकि उसमें जल्दी रोके नहीं आती है। ऐसा नहीं कि चलते चलते फंस गया। जैसे मान लीजिए किसी मैन का पीछा कर रहा हूँ, टेररिस्ट का पीछा कर रहा हूँ, और एकदम से जब मैं उसके नज़दीक पहुँचा उठा मारने के लिए तो राइफल फंस गई। तो ये सब चीज़ें 47 के साथ नहीं है, तो इसलिए मेरे को पसंद है। वो आप वो बर्फ़ में भी कैरी कर सकते हैं, पानी में भी वो फायर कर देगा। AK-47। तो मतलब आपका सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत इक्विपमेंट आपका AK-47। और एक सवाल मैं आपसे ये है कि जो आपको गन इशू होती है, बस ऐसा होता है कि हमने फिल्मों में देखा है, मूवीज़ में देखा है कि कहीं कोई विलेन आ गया तो सबकी गन ऐसे कंटिन्यूसली सजाई हुई रहती है, कोई उठाया ऐसे लेके चला गया, ऐसा कोई सिस्टम है आपके यहाँ गया? नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है कोई। ऐसा है कि ऐसे आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपके नाम नंबर नोट करके, ऐसे हमारा एक यूनिक नंबर होता है, तो आपका वो नंबर नाम नोट करके आप एक नंबर का वेपन आपको दे देगा। अब उस वेपन की है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, साफ सफाई रख रखाव, मेंटेनेंस, टोटल जिम्मेदारी आपकी। मतलब उस जो भी आपका गन आपको इश्यू हुआ है उसकी पूरी मेंटेनेंस आपको करनी है। जैसे मान के चलिए कभी आपके कुछ गन में आप कुछ कर रहे हैं और आपको लगा कि इसमें कुछ ये थोड़ी खराबी लग रही है, कहीं कुछ नट बोल्ट का कुछ, तो आप भी ठीक कर दें या फिर कोई वहाँ ऑलरेडी कोई इंजन है? एक आर्मोडर होता है हमारा। किसी जवान को स्पेशल एडवांस ट्रेनिंग आर्मोडर आता है, 1 साल की आर्मोडर ट्रेनिंग होती है, तो एक जवान को एडवांस ट्रेनिंग देकर आर्मोडर बनाया जाता है, फिर उसको आप दिखाइए, वो ठीक कर देगा आपको। देखिए, ये सवाल, यहाँ तक तो सवाल आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड थी, आपकी ड्यूटी से रिलेटेड थी और आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड थी। अब कुछ सवाल जो मेरी जनता आपसे जानना चाहती है और पूछना चाहती है, और पूछती भी है बहुत सारे सवाल आपसे। आज के टाइम पे सरकारी नौकरी डिफेंस में मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या ऐसा प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स की या यंगस्टर्स, यंग बॉय, जिनके से उनको नौकरी मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाए आपके पर्सपेक्टिव से? देखिए, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कंटिन्यूटी। आप अपना समर्पण दो काम के प्रति, जो भी कर रहे हो आप। अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में आना चाहते हो, तो आपको कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, रनिंग करके आके भले ही थकावट है लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ अपना शरीर का मेडिकली फिट भी रहना पड़ेगा। जैसे बहुत होता है कि दौड़ते दौड़ते गिर गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो फिर आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। तो आप सावधानी से इसका तैयारी करना पड़ेगा आपको। तो आप रनिंग कीजिए। यहाँ पे जो रनिंग होता है, क्राइटेरिया ऐसे GD का है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, इसको आप कर सकते हैं, इसमें कीजिए। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यूथ को आपके माध्यम से, कि किसी भी प्रकार का पुलिस केस को मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे यूथ है तो अपना कोई गुस्से में आकर, जोश में आकर लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, और पुलिस केस में उसका नाम चला गया, तो जो आपकी उस टाइम तो पता नहीं चला, क्योंकि वो तो भरवाया तो जाता ही है, वो भरवाएगा आपसे, तो उस टाइम तो आप भर दीजिएगा कि नहीं मेरे ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, तो आपको तो रख लेगा। लेकिन वहाँ से फिर जब ट्रेनिंग में जाओगे तो 3 महीने बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, तो उसमें पता चलेगा, अगर तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। और एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे युवाओं के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश की जनता, मतलब यंगस्टर्स के लिए, कि कोई जो तैयारी कर रहा है डिफेंस की, वो जाता है, उसने रिटर्न निकाल लिया, फिजिकल में गए, और फिजिकल में रनिंग में गए, अगर 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, हो सकता है उनकी 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाती है, 1 मिनट कोई 10 सेकेंड, कोई 50 सेकेंड, थोड़ा लेट टाइमिंग इशू हो जाती है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका कम जाता है, वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एग्जाम्स की, किसी भी चीज़ की तैयारी की आपकी बात कर रहा। एग्ज़ाम देखिए, मैंने मेरे हिसाब से उतना नहीं रखता, मैंने रखता है आपका प्रैक्टिस। क्योंकि हो सकता है आप जिस दिन रनिंग करने जाए उस दिन हो सकता है आपको सर्दी जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, पैर दर्द हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 24 मिनट का रनिंग किया तो प्रैक्टिस कीजिए, 22 मिनट 23 मिनट का प्रैक्टिस आप कीजिए, ताकि आप वहाँ का प्रेशर भी आ जाता है, रनिंग का फिजिकल का प्रेशर भी आ जाता है, नया ट्रेन होता है। या जनरली आप जिस ग्राउंड पे दौड़ते हो वहाँ पे आपका टाइमिंग कुछ और रहेगा, अगर नए ग्राउंड पे दौड़ रहा है तो टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। जैसे कि मेरे को बहुत लड़के मिले, मेरे जान पहचान के 2-3 लड़के थे, उनका पिछले बार शायद नहीं हुआ था, वो बोले भैया मैं तो 2 मिनट से 2.5 मिनट से रह गया, अब क्या करूँ, लगता है मेरा नहीं होगा। तो मैं उसको बोला नहीं, ऐसा नहीं है,
हो सकता है आपका प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी रह गया हो कहीं पे, या फिर हो सकता है कि प्रेशर में आ गए हो रनिंग का, क्या आज हमको रनिंग निकालना है, ये भी होता है। तो उनको समझाया कि आप प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। तो फिर वो लड़का फिर इस बार भी कुछ दिन पहले मेरे को फ़ोन किया कि भैया इस बार मेरा तो हो गया, कि मैं प्रैक्टिस किया, पूरे साल प्रैक्टिस किया, मैं डेली जाता था दौड़ने के लिए, तो मेरा हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आपका। तो देखिए, ये तो जो पॉडकास्ट आपने सुना, ये सारी पॉडकास्ट वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल ही गई होंगी। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने का। और हमने पहली ही वीडियो अपने एक जवान के साथ किया, वो काफ़ी खूबसूरत होती है, बातें आपको शेयर करके अच्छी लगी। एंड होप कि आपको भी ये बातें शेयर करने में आपको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक जवान क्या सोचता है अपने जीवन के बारे में, वो शेयर करना भी चाहिए लोगों को, ताकि हमारे नए यंगस्टर्स इन चीज़ों को समझ पाए। होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। एंड आप कोई वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट वीडियोज़ के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।